नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। बाइडेन के एटमी फैसले पर भड़का रूस। जी हां, कीव को एटम बम, रूस पर हमला। यह कहा है मेदवेदेव ने कि अगर यूक्रेन को यह हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा। भड़केगी यूएस रूस की परमाणु जंग। यह कहा है मेदवेदेव ने। यूएस का कीव को एटम बम देने का विचार। तो अमेरिकी और यूरोपीय देशों को हथियारों से रूसी धरती पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीती रात यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में एक एयरफील्ड पर अटैक करके हमला किया और इस हमले में तकनीकी मदद देने के लिए अमेरिकी सेना के मिसाइल विशेषज्ञ यूक्रेन में मौजूद हैं। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका विश्व विनाशक हथियार सौंपने का फैसला लेने वाला है। बाइडेन प्रशासन कीव को परमाणु बम ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही पुतिन ने नाटो के सभी बेस पर हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमले किए और पुतिन के टारगेट पर कौन कौन से अमेरिकी बेस है। जिन हमलों को विश्व युद्ध का संकेत माना जा रहा था, वो रूसी धरती पर ज्वाला बनकर बरसने लगे हैं। बीती रात फिर यूक्रेन ने रूस पर यूरोप और अमेरिका के हथियारों से हमले किए। ये हमले अटैकम्स मिसाइल के साथ क्लस्टर वेपन से किए गए, इसलिए एक सेकंड के भीतर कई धमाके नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल में क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल करके कुर्स्क के मिलिट्री एयरपोर्ट को निशाना बनाया। कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमले किए। हालांकि यहां रूस के विमान तैनात नहीं थे। यूक्रेन ने कुल 5 अटैकम्स मिसाइल हमले किए। दावा है कि एयरफील्ड पर तैनात S-400 एयर डिफेंस भी अटैकम्स हमले को रोक नहीं पाए। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के कलुगो क्षेत्र में कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कलुगा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने कहा है कि यह नीप्रो के याजुमाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ऑरिस्टिक मिसाइल हमले का बदला है और इसीलिए क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल किया गया है। इक्कीस नवंबर को रूस ने IRBM ऑरिस्टिक से नीप्रो के औद्योगिक क्षेत्र पर मल्टीपल वॉरहेड हमले किए थे और मिसाइल के क्लस्टर हमलों से नीप्रो धधक उठा था। अब उसी अंदाज में रूस से यूक्रेन ने बदला लिया है। क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट है कि रूसी जमीन पर हमलों के लिए हथियार बहुत पहले ही यूक्रेन भेज दिए गए थे। यूक्रेन को रूस पर हमलों की अनुमति से पहले ही मिसाइलें दे दी गई थी। ब्रिटेन ने 3 हफ्ते पहले ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की खेप दी थी। इसके साथ ही अमेरिका ने भी अटैकम्स मिसाइलें बहुत पहले यूक्रेन को दे दी थी।
अब व्हाइट हाउस ने भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। रूस पर हुए इन लॉन्ग रेंज हमलों को ग्लोबल जंग का आगाज माना जा रहा है। पुतिन पर राष्ट्रीय दबाव है कि वो यूरोप के उन देशों पर हमला करें जिनके हथियारों से रूस को चोट पहुंचाई जा रही है। रूस के राष्ट्रवादी नेताओं का पुतिन पर दबाव है कि इन लॉन्ग रेंज हमलों का बदला अमेरिका से लिया जाना चाहिए। आशंका है कि पुतिन कभी भी नेटो बेस पर हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए अमेरिका ने रूस की सीमा के करीब अपने B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। तो अमेरिका के 2 B-52 परमाणु बॉम्बर्स ने कैलिनिनग्राद की रूसी सीमा पर गश्त लगाई। ये अमेरिकी वायुसेना के हेवी एटमी बॉम्बर्स हैं। ये एक बार ईंधन लेकर 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। दुश्मन देशों की टोह लेने के लिए ये 15 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। पुतिन ने अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखकर यूरोप के नेटो बेस पर हमले की तैयारी की है। पुतिन के टारगेट पर बेल्जियम का क्लेन ब्रोगन एयरबेस हो सकता है। दूसरा नेटो बेस हो सकता है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। तीसरा इटली का एवियानो एयरबेस है जिस पर रूस हमले कर सकता है। चौथा टारगेट भी इटली का गेडी एयरबेस बन सकता है। पांचवा टारगेट नीदरलैंड्स का वॉकेल एयरबेस हो सकता है क्योंकि यूरोप के इन सभी बेस पर अमेरिका के एटमी हथियार तैनात है। इन बॉम्बर्स को यूरोप में नेटो के सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। युद्ध काल में पहली बार अमेरिका के बॉम्बर्स रूस के इतने करीब पहुंचे हैं। दो अमेरिकी B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने बाल्टिक रीजन में गश्त लगाई। ये बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस से रवाना हुए और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। फिनलैंड तक उड़ान भरते हुए दोनों B-52 वापस ब्रिटेन पहुंचे। अमेरिका ने यह कदम नेटो बेस पर रहस्यमय ड्रोन पहुंचने के बाद उठाया है। बाईस नवंबर को ब्रिटेन के 2 नेटो बेस पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश हुई। ब्रिटेन के RAF लेकन हीथ और RAF माइल्डन हॉल बेस पर रहस्यमयी ड्रोन देखे गए। लेकन हीथ पर अमेरिका के F-15E और F-35A फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि माइल्डन हॉल बेस पर मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात है। इस घुसपैठ की कोशिश को रूस के हमले माना जा रहा है और यूरोप के कई देश जंग और आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। जर्मनी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को बंकर में बदला जा रहा है। बंकर बनाने के लिए सार्वजनिक इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने बेसमेंट में बंकर बनाने की अपील की है। यूक्रेन के बड़े हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। इसीलिए रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को एटमी शक्ति बनाने पर विचार किया जा रहा है। यूएस और EU के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर चर्चा हुई है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर रूस पर दबाव बनाया जाए। यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का मतलब महाविनाश का द्वार खोलना होगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसके क्षेत्र पर किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
फिलीपींस की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो भी एशिया में अपनी IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरेशिया में रूस CSTO के सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में मिसाइल बेस बना सकता है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में ईरान, लेबनान और यमन में मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके साथ ही पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया में रूस की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि बाइडेन की लॉन्ग रेंज अनुमति विश्व विनाश का आधार बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला जारी है। रूस से ब्रिटेन के लिए चेतावनी जारी, मॉस्को में ब्रिटिश राजदूत को समन। और यूरेशिया के बारूदी बवंडर को उठाने में यूक्रेन का मददगार नेटो देशों का कुनबा है। यह रूस पर दबाव बनाने की एक ऐसी तैयारी थी जिसके नतीजे की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन युद्ध के इसी दौर में रूस ने भी अपने लिए ऐसे मददगारों का ग्रुप बना लिया जिनका टारगेट वर्ल्ड पावर सेंटर अमेरिका है। इनमें सबसे ज्यादा रूस का कोई मददगार साबित हुआ है तो वो किम जोंग है। लेकिन यह मदद कैसी है, यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए फायदेमंद कैसे साबित हुई है, देखिए प्रमाण के साथ विश्वसनीय रिपोर्ट। किम पुतिन की फ्रेंडशिप, वर्ल्ड वॉर का रिस्क। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग का मिसाइल और हथियार जुटाने का शगल किसी से छिपा नहीं है। अपने देश की सुरक्षा के लिए किम जोंग को यही सबसे आसान रास्ता लगता है और यही रास्ता अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए संकट बन जाता है। इस समय यूक्रेन के मुहाने पर अमेरिका के लिए रूस एक बड़ा संकट है, लेकिन इस संकट को सबसे बड़ा संकट बनाने के लिए किम जोंग उन भी पीछे नहीं है। इसे मौके का फायदा उठाना कहें या फिर सुरक्षित राष्ट्र के लिए किसी एक पावर सेंटर की छांव हासिल करने की कामयाब हुई हसरत कहें, दोनों सही है, जिसका फायदा किम और पुतिन दोनों को हो रहा है। एक तरफ पुतिन के लिए किम मददगार बन गए हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट। पुतिन के लिए किम अमेरिका के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बन गए हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए किम की एंट्री महासंग्राम का ऐलान है। और इस मोर्चे पर किम जोंग दो ताकतवर देशों के केंद्र में है। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग ने पहले तो रूस को सैनिकों की आपूर्ति की, फिर हथियारों की शिपमेंट भी रूस के लिए की और अब सबसे बड़ा खुलासा ये कि किम रूस यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए बड़े पैमाने पर मिसाइल का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट इमेजरी ने की है। जारी हुई तस्वीर बता रही है कि किम जोंग ने अपने मिसाइल संयंत्र का विस्तार किया है ताकि मिसाइल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस तस्वीर में दिख रही खाली साइड वो हिस्सा है जहां से मिसाइल को उसके ठिकाने पर पहुंचाया जाता है, जबकि एक हिस्से में खड़े व्हीकल्स बता रहे हैं कि ये उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। किम की मिसाइल डेवलपमेंट साइट हमहुंग शहर में है, जो रयोंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और ये वही साइट है जहां सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 11 कैटेगरी का उत्पादन किया जाता रहा है। इसलिए इस साइट के विस्तार ने इस समय अमेरिका समेत उसके पक्ष में खड़े देशों में हलचल बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है रूस की मदद और नॉर्थ कोरिया का फायदा। रिपोर्ट के अनुसार रूस पिछले एक साल से नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स पर निर्भर है।
और रूस को किम जोंग घातक KN-23 मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट भी बताती है कि 2024 में यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल की गई 1/3 बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 ही थी। दावा है कि रूस ने 194 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागी हैं, जिनमें से 60 मिसाइल नॉर्थ कोरिया की KN-23 है। इसका सीधा मतलब है कि नॉर्थ कोरिया को अगर रूस से फंडिंग हो रही है, उसे इस युद्ध से आर्थिक फायदा हो रहा है, तो इसके एवज में नॉर्थ कोरिया से रूस को मिसाइल की भारी मात्रा में सप्लाई हो रही है। वहीं अमेरिका ने इस सप्लाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए, उसका फ्रंट साउथ कोरिया है, जिसने यूक्रेन को मदद देनी शुरू कर दी है। लेकिन इस मदद से रूस भड़क गया है और साउथ कोरिया के लिए खुली चेतावनी जारी कर दी है। यानी नॉर्थ कोरिया का कदम इस जंग को महायुद्ध की दिशा में ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच पोक्रोवास्की में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना पर घेर कर हमला किया। हमले में 5 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। इधर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम। इजरायल ने अमेरिका के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दक्षिण लेबनान से वापस लौटेगी IDF। ये बड़ी खबर मध्य पूर्व से। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के बावजूद भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 3 सैन्य बेस को निशाना बनाया है। कई शहरों में भी धमाके हुए हैं। इन हमलों के बाद लेबनान में इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त प्रहार किया और कई इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। माना जा रहा है कि सीज फायर से पहले इजरायल हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में। हवा से ताबड़तोड़ बमबारी के बीच ना तो हिज़्ब का हौसला टूटा है और ना ही इजराइल पर हमले रुके। इजराइल पर एक बार फिर रॉकेट की बरसात हुई। लेबनान से एक के बाद एक रॉकेट दागे गए। लॉन्ग रेंज वाले ये रॉकेट इजराइल की सीमा में दाखिल हुए और समुद्र के किनारे धमाके शुरू हो गए। ये हाइफा का नेवल बेस है। यहां कई धमाके हुए और इन धमाकों से यहां की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यहां बेहद शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया। लेबनान के भीतर भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना रहे हैं। नहारिया में भी मिसाइल से हमले हुए। इजरायली इलाकों में हमले के बाद बिजली गुल हो गई। नहारिया में कुल 10 मिसाइल से हमला किया गया। नहारिया के रिहायशी इलाकों में हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नहारिया में कई जगहों पर धमाके के बाद आग लग गई। इजरायल के अपर गैलिली और पश्चिमी गैलिली में भी रॉकेट से हमले हुए।
दोनों जगहों पर कई धमाके हुए। हिज़्ब के हमले में 15 लोग जख्मी हो गए। 10 से अधिक इमारतों को नुकसान हुआ। गैलीली में 20 मिसाइलों से हमला किया गया। एक तरफ यह माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर हो सकता है। वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के वार पलटवार और तेज हो गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के 33 महीने से जारी है, लेकिन ये वो दौर है जहां जल्द से जल्द निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसलिए सभी एक ही तरह की रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। लंबी दूरी वाले हथियारों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी दौर के लिए पुतिन ने एक ट्रम्प कार्ड बचा कर रखा था, जिसे खोल दिया गया है। ये ट्रम्प कार्ड है बेलारूस, जहां से कीव पर कब्जे का फ्रंट खुल चुका है। लेकिन किस अंदाज में, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की बारूदी तबाही तय करने वाला ये वो सेंटर है जिसे दुनिया पेंटागन के नाम से जानती है। कहने के लिए ये अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, लेकिन दुनिया में जहां भी जंग छिड़ी है वहां अमेरिका के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का फैसला यही लिया जाता है। जीत हार तय करना हो या फिर शांति बहाली के प्रस्ताव को अमल में लाना हो, सब यही होता है। लेकिन इस वॉर कंट्रोल सेंटर का फोकस इस समय सिर्फ एक ही जगह पर है, और वो जगह है दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा करने वाला वॉर जोन यूक्रेन। लेकिन अमेरिका के फोकस की वजह सिर्फ तबाह हुए यूक्रेन के लिए सहानुभूति का नहीं है, बल्कि फोकस की वजह है पारंपरिक दुश्मन रूस, जिसकी रणनीति से जंग नए दौर में पहुंच गई। विध्वंसक प्रहार, बारूदी संघार। इस जंग को 33 महीने बीत चुके हैं। इस अवधि में जंगी ज्वाला घटते हथियारों के साथ खुद ब खुद कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रूस के सीक्रेट वेपन्स और मित्र देशों से मिले गुप्त सहयोग ने नेटो का हर दांव उलट दिया है। और अब बदलते दौर में नया दांव है लॉन्ग रेंज वेपन्स, जिसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, और इसका कारण भी नेटो और अमेरिका है। दरअसल मदद के तहत ब्रिटेन से यूक्रेन को अटैक एमएस मिली थी, और इन लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए किया था, जिसके बाद यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज हथियारों की अहमियत समझकर इनके निर्माण में तेजी लाने की अनुमति मांगी, और यह अनुमति अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ज़ेलेंस्की को मिल गई। यही से जंग के हालात बदल गए। रूस ने नीप्रो को एक ऐसी मिसाइल से निशाना बनाया जिसे नेटो देशों के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। और रूस अपने लॉन्ग रेंज उन्नत हथियारों से जो संदेश देना चाहता था उसमें कामयाब हो गया। लेकिन यह संदेश बारूदी चिंगारी को ज्वाला बनाने के लिए काफी था। यहां से सहयोगियों से सीधे बदल लेना और लॉन्ग रेंज हथियारों के सहारे जंग का नया दौर शुरू हो गया, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी कर दी है। दरअसल यूक्रेनी मिलिट्री पोर्टल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 24-25 नवंबर के बीच रूस ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है।
दावे के तहत ये वही आत्मघाती शाहिद ड्रोन्स हैं जिनका प्रोडक्शन रूस में लगी ईरानी यूनिट में हुआ है। लेकिन रूस में बने इन ड्रोन्स की रेंज ईरानी ड्रोन से बहुत ज्यादा है, इसलिए करीब 38 ड्रोन उड़ान भरते हुए बेलारूस की सीमा में दाखिल हुए, जैसे बेलारूस में तैनात एयर डिफेंस फोर्स ने मार गिराया। जिसका सीधा मतलब है कि ये ड्रोन बेलारूस से ही लॉन्च किए गए थे और इसकी पुष्टि के लिए यूक्रेनी डिफेंस ने बेलारूस के गयून निगरानी समूह की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है, जिसमें मिनट टू मिनट ड्रोन के सीमा में दाखिल होने का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन गोमेल जिले के एयर जोन में दिखे हैं, जो रात 11:08 पर प्रिपियात से वापस बेलारूस के लिए रवाना हुए हैं। रूसी ड्रोन नारोवलिया की तरफ उड़ान भरते हुए देखे गए, जिसके बाद रात 12:05 पर मोजुर उपनगर तक पहुंचकर लापता हो गए। इस रिपोर्ट से साफ तौर पर पता चलता है कि रूस की रणनीति अब अलग ही लेवल पर है। मुमकिन है कि रूसी फोर्स बेलारूस के रूट से कीव को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के शुरुआती दौर में देखा गया था, जिसका सीधा मतलब है कि रूस जंग में बढ़त बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए बेलारूस का वॉर फ्रंट एक्टिव करके हमले के लिए सेंटर फिक्स किए जा रहे हैं। इस समय रूस की रणनीति यह है कि यूक्रेन के उन हिस्सों को पूरी तरह से कब्जे में लिया जाए जिन्हें ट्रंप के सत्ता संभालने पर समझौते की शर्त के तहत विवादित बनाया जा सके, ताकि युद्ध खत्म हो तो भी रूस का दबदबा बना रहे। इसलिए क्रीमिया से रूसी फोर्स 2 क्षेत्रों को टारगेट बना रही है। इनमें पहला है ओडिशा। इस पोर्ट एरिया पर फ्यूचर यूक्रेनी प्रशासन की एंट्री पर रोक लगाने के लिए रूस मिसाइल्स दाग रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के पावर हब यानी ज़ैपोरिजिया में रूसी फोर्स यूक्रेनी प्रभुत्व खत्म करने के लिए क्रीमिया से मिसाइल अटैक कर रही है, ताकि भविष्य का न्यूक्लियर खतरा हमेशा के लिए टल जाए। तो वहीं खार्किव पर कब्जे के लिए रूस बेलगोरोद से मिसाइल अटैक कर रहा है, ताकि भविष्य में रूस की दक्षिण पश्चिम सीमा पर किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके अलावा पोर्ट रूस काटने के लिए भी रूस बड़े पैमाने पर राजनीतिक और रणनीतिक कदम उठा रहा है, जिसमें सबसे अहम टारगेट है यूक्रेन का डोनेट्स्क, और यहां पर अटैक के लिए रूस रोस्टोव के बेस का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बारूदी लॉन्ग रेंज खतरे ने इस समय मारियंस्की पैलेस के अंदर दहशत का माहौल बना दिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मुताबिक दक्षिणी ज़ैपोरिजिया में रूसी सैनिक आक्रामक हैं और रूसी सैनिकों की ये आक्रामकता खतरा बढ़ा रही है। रूस ने एक बार फिर ज़ैपोरिजिया में हमले शुरू किए हैं। इसके अलावा पूर्वी मोर्चे के कई हिस्सों पर हमले तेज हो गए हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के इस बयान से बहुत कुछ साफ हो गया है और इसकी तस्दीक करती है वो तस्वीरें जो रूसी आक्रामकता दिखा रही है। ये वीडियो ओडेसा का है, जहां रूस लगातार इस्कंदर मिसाइल से अटैक कर रहा है और यूक्रेनी फोर्स को पीछे ढकेलता जा रहा है। इसके अलावा रूस के मंसूबे क्या हैं, इसे कुर्स्क से आई इस तस्वीर से समझ लीजिए, जहां खलीलो एयरबेस पर रूस कंक्रीट के शेल्टर बना रहा है। लेकिन अमेरिका का रणनीतिक कदम क्या है? इसका जवाब है यूक्रेन को हथियार देने की सीमा का विस्तार। खबर है कि पेंटागन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की सीमा बढ़ा दी है और इस फैसले के तहत यूक्रेन को जैसम मिसाइल देने का फैसला हो चुका है। अब जैसम मिसाइल देने का फैसला कितना सही या घातक साबित होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यूक्रेन को एयर टू सरफेस मिसाइल मिलना तय हो गया है। वहीं यूक्रेन ने भी अपनी क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी है। खबर है कि यूक्रेन में बने ल्यूटी ड्रोन्स की क्षमता बढ़ा दी गई है। अब ये ड्रोन 50 की जगह 75 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और खास बात यह है कि यूक्रेनी अटैकिंग ड्रोन्स 600 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर सकते हैं, जिसके निर्माण की संख्या भी अब 30,000 तय कर दी गई है। और इस दावे की पुष्टि के लिए यूक्रेन ने बाकायदा कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ल्यूटी ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन का टेस्ट भी सफल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज किए गए हैं।
दावा है कि मॉस्को तक यूक्रेन की पैठ हो चुकी है और वहां सबोटाज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही कलुगा में भी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के अटैक दर्ज किए गए हैं। वहीं रोस्टोव से दागी जा रही मिसाइल के जवाब में यूक्रेन ने भी कार्रवाई की है, जिसमें रूस को भारी नुकसान का दावा है। हालांकि इस कार्रवाई का असर रूस पर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर बढ़त बनाकर जंग में जीत की तरफ बढ़ रहा है। कुर्स्क में उत्तर कोरिया की मदद से यूक्रेनी सेना का खात्मा कर रहा है, जहां 80% क्षेत्र खाली करा लिया गया है, तो वहीं 20% क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आईडीएफ ने बेरूत में की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की है स्ट्राइक। 120 सेकंड में 20 ठिकानों पर किया हमला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका विरोधी देशों को एकजुट कर रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के बाद इस लिस्ट में अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। पुतिन के दूत बनकर अफगानिस्तान पहुंचे सर्गेई शोइगु ने तालिबान के साथ बड़ा समझौता किया। दरअसल तालिबान के पास अमेरिकी मिलिट्री तकनीक का बड़ा खजाना मौजूद है। माना जा रहा है कि रूस इसके जरिए अपने हथियारों को और ज्यादा आधुनिक बनाना चाहता है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ गई। रूस के ओरेस्टिक जलजले को अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता। अमेरिका और नेटो देश अभी रूसी राष्ट्रपति के इस नई मिसाइल के खतरे और ताकत को लेकर मंथन ही कर रहे हैं कि पुतिन ने यूरोप में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। इस भूचाल की वजह है अफगानिस्तान से आई ये तस्वीरें। महज 24 घंटे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत तालिबानी नेताओं ने किया। महज 24 घंटे में रूसी राष्ट्रपति के दूत ने एक के बाद एक 4 अलग अलग मीटिंग की। सर्गेई शोइगु की तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद रूस और तालिबान के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ, जिसके मुताबिक रूस अमेरिकी हथियारों की रिपेयरिंग में तालिबान की मदद करेगा। तालिबान आर्मी को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा। रूस तालिबान सरकार को हथियार भी मुहैया कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बहुत जल्द तालिबान सरकार को मान्यता देने का भी वादा किया है। पुतिन के दूत सर्गेई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा और इस समझौते ने यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। दरअसल माना जा रहा है कि इस समझौते का उद्देश्य सुपर पावर मुल्क के वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 3 साल पहले यानी साल 2021 में अफगानिस्तान में मौजूद अपने आर्मी बेस पर छोड़ गए थे। अब सर्गेई शोइगु के इस दौरे और समझौते को रूस के नए हथियारों के प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि रूस तालिबान के जरिए अमेरिकी हथियारों की तकनीक हासिल करना चाहता है, जिसके बदले वो तालिबान को अमेरिकी हथियार ऑपरेशनल करने की ट्रेनिंग देगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर निकली तो अपने कई आधुनिक हथियार यहां छोड़ गई थी। इस लिस्ट में अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर, MD-530 लाइट हेलीकॉप्टर, C-130 हरक्यूलिस विमान, A-29 लड़ाकू विमान, PC-12 टोही और निगरानी विमान शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका अपने आधुनिक कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम भी अफगानिस्तान में छोड़ गया था।
दरअसल हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर ऑरश्निक मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि रूस नए हथियारों पर काम जारी रखेगा। आने वाले दिनों में वो कई एडवांस्ड हथियारों की टेस्टिंग करने वाला है। अब माना जा रहा है कि रूस के नए हथियारों में अमेरिकी तकनीक भी देखने को मिल सकती है, जिसके जरिए वो अपने शस्त्रागार को और मारक बना सकेगा। यही यूरोप और अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन है। अमेरिका की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों को भी रूस लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 700 करोड़ डॉलर के हथियार छोड़े हैं, जिसमें 23,825 हमवी, 900 कॉम्बैट व्हीकल, 189 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 2,50,000 ऑटोमेटिक राइफल, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर और 1,800 तोपें शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन हथियारों को रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस का फोकस अब नए ड्रोन विकसित करने पर भी है, जिसकी वजह तेजी के साथ बदलता युद्ध का तरीका है। दरअसल बीते कुछ वक्त में जंग में ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब रूस मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन तकनीक पर भी काम कर रहा है, जिसका खुलासा दिमित्री मेदवेदेव ने किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, नए तरह के हथियारों ने युद्ध के सिद्धांत को बदला है। खासकर ड्रोन ने जंग को पहले से काफी बदल दिया है। अब बिना ड्रोन्स के युद्ध में टिक पाना काफी मुश्किल है। मेदवेदेव के इशारे से साफ है कि रूस का फोकस ज्यादा से ज्यादा नए और आधुनिक ड्रोन विकसित करने पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वैज्ञानिक ईरान के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं।